जो परिचर्चा थी, कल की परिचर्चा में आप लोगों ने जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दी थी, हमें आशा था कि बहुत लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए पुनः एक बार हम चर्चा करते हैं। ठीक है, भगवान समझ में तो आ गया है, बस मेरा तो एक ही डाउट है जी बोलिए बोलिए। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आएंगे तो वो काल सर्प योग है, जी लेकिन राहु के साथ भी कोई ग्रह बैठ जाएगा या केतु के साथ कोई ग्रह बैठ जाएगा तो भी काल सर्प योग, एक कुंडली में किसी पंडित जी ने लिखा है कि ये काल सर्प है। जी जी, तो भगवान उसको देख के मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि जब राहु केतु के साथ ग्रह बैठा हुआ है, कल मैंने कुंडली बनवाई भी थी, तो जी क्या जी फिर वो काल सर्प बनेगा क्या? तो उन्होंने बताया था वो अंशात्मक है, फिर वो अगर जी केतु के साथ या राहु के साथ बैठ जाए तो अंशात्मक है। जी यही है ना, अंशात्मक ही होगा ना, अगर केतु के साथ कोई ग्रह बैठ जाए या राहु के जी। साथ बैठ जाए, बाकी सब बीच में आ जाए। देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझाते हैं अभी। देखिए भगवान, बस इतना ही समझ में नहीं आया, बाकी तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी बातों को समझ गए। अब आज जो चर्चाएं हम कर रहे हैं, आप उस पर जो है सो ध्यान दीजिए। देखिए, ग्रहों की गति आप लोगों को मालूम है। राहु और केतु जो है, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि राहु और केतु जो है सदैव वक्री रहते हैं। तो वक्री होने का तात्पर्य क्या है? वह जो है मेष राशि से मीन राशि की ओर जो है संचरण करेंगे। बाकी जो ग्रह मार्गी हैं वह जो है आपका मेष से वृष की ओर संचरण करेंगे। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ रही है? जी भगवान जी, आ रही है। अब जो है, अब हम यह देखेंगे कि जब कोई भी ग्रह राहु और केतु के साथ बैठ गया है, ठीक है, तब उसके अंश बल पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके अंश बल पर चर्चा करेंगे कि किस ग्रह का कितना अंश है। इसीलिए हम बार बार आप लोगों से आग्रह करके, निवेदन करके, हमने बार बार इस चीज को देखा है, आप लोगों से बार बार हमने चर्चाएं की है कि सबसे पहले हमें ग्रह स्पष्टि क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब तक ग्रह स्पष्टि क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग किस प्रकार से कुंडली का अध्ययन करेंगे, है ना? तो ग्रह स्पष्टि में जब आप देखेंगे तो आपको चीजें स्पष्ट होंगी कि किस ग्रह की, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में कितने अंश पर विराजमान है ना? जैसे अभी हम बात करते हैं 2-3 ग्रहों को लेके। सबसे पहले एक कुंडली हम लोग निर्माण करते हैं और उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये कुंडली हमारे पास में देखिए, ये कुंडली हमारे पास में एक निर्मित हुआ। अब इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार से विजेंद्र जी प्रतिक्रिया देंगे। प्रभु जी, कौन से लग्न की कुंडली बनाए बताइए विजेंद्र जी। ब्रिजेंद्र जी। जी भगवान जी, जी मैं 1 मिनट के लिए बाहर गया था। हाँ बताएंगे। हाँ, लग्न बताइए, आप लग्न बताइए या कोई भी लग्न बताइए, आप लग्न बताइए। कुंभ लिख दीजिए भगवान, कुंभ की बना दीजिए। कुंभ की बनाते हैं, चलिए ठीक है, कुंभ की बनाते हैं। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कहाँ पे धनु राहु? लग्न है भगवान, धनु मेरी कुंडली में जी, धनु लग्न की कुंडली है। अच्छा धनु लग्न की है। चलिए धनु लग्न पर ही चर्चा कर लेते हैं। धनु लग्न की ही चर्चा कर लेते हैं जी। और विजेंद्र जी के माध्यम से आप लोग भी इसको समझने का प्रयास करें। लग्न चाहे कोई भी हो, जो हमारा सूत्र है वह सूत्र जो है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए धनु लग्न की कुंडली हो गई। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है,
अब यहाँ पर राहु कहाँ पर विराजमान है, कौन सी राशि में, राहु को बताइए, राहु को कहाँ पर बिठाना है बताइए। राहु छठे भाव में विराजमान है। छठे भाव में, हाँ जी, हाँ यही बिल्कुल छठे में राहु। यहाँ पे राहु हो गए, ठीक है जी। जब यहाँ राहु हो गए तो केतु यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे जी 12वें में, ठीक। तो ये राहु लग्न में बुध हैं। लग्न में बुध है, ठीक है। द्वितीय भाव में शुक्र और शनि है। लग्न में बुध, इसके पश्चात शुक्र और शनि द्वितीय भाव में। शुक्र और शनि द्वितीय भाव में, शुक्र शनि और शनि। तृतीय में है चंद्र और गुरु। किसमें? गुरु की आप स्क्रीन पे आइए ना, बड़ा स्क्रीन पे आप आ जाइए। चंद्र और गुरु। तृतीय भाव और गुरु। चंद्र और गुरु। चंद्र और गुरु, ठीक है जी। अब इसके पश्चात दो ग्रह पंचम खाली हैं। चतुर्थ पंचम खाली है, सूर्य मंगल केतु के साथ हैं। सूर्य मंगल, केतु और सूर्य, सूर्य मंगल केतु के साथ है। सूर्य और मंगल केतु के साथ में, जी। अब इस कुंडली में जिन्होंने बनाई है उसको काल सर्क योग बताया है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहला केतु का अंश बल बताइए, केतु का अंश बल। अंश बल तो भगवान इसमें नहीं है, अब वो तो और मैंने निकाला भी नहीं ना, इस कुंडली में तो अंश बल दिया हुआ है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, इसी पर हम चर्चा करते हैं। अब हमने कहा राहु और केतु के बीच में ग्रह सारे विराजमान हो, ठीक है। राहु और केतु के बीच में यदि सारे ग्रह विराजमान होते हैं तो काल सर्पदोष होता है। विजेंद्र जी माइक म्यूट कर लीजिए। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह, राहु की गति क्या है? बकरी, यानी कि यह वृष से मेष की ओर संचरण करेगा, ठीक है। केतु है, ठीक है, केतु की भी गति क्या है? उल्टी, यानी कि यह जो है वृश्चिक से तुला की ओर संचरण करेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे राहु, मान के चलिए कि राहु का अंश जो है 18 डिग्री हो जाए, राहु का अंश जो है 18 डिग्री हो जाए, तो केतु का भी अंश कितना होगा? 18 डिग्री, ठीक है। जी भगवान जी, 18 ही होगा। 18 डिग्री राहु, 18 डिग्री केतु, ये सदैव 180 डिग्री पर जो है सो विराजमान होते हैं। ये यदि 180 डिग्री है तो यहाँ पर आपके राहु और यहाँ पर केतु जो है विराजमान है, ठीक है। तो इस 180 डिग्री के अंतर्गत अगर इसमें, क्योंकि राहु की गति है मेष से जो है सो किधर संचरण करेंगे? मीन की ओर। केतु जो है तुला से संचरण करेंगे कन्या की ओर, ये सदैव हमको याद रखना है। तो इनके मध्य में सारे ग्रह आ जाएं तो कब आएंगे? हमने राहु की डिग्री हमें प्राप्त है 18 डिग्री, केतु का भी डिग्री हमने निकाल लिया 18 डिग्री। अब देखेंगे कि सूर्य की डिग्री अगर 19 है, सूर्य की डिग्री 19 है तो हम यह जो है आपका सूर्य इसके 180 डिग्री से बाहर चला गया, सूर्य जो है 180 डिग्री से बाहर चला गया। मंगल की देखते हैं, मंगल का मान के चलिए कि 17 डिग्री 56 कला है, 17 डिग्री 56 कला है, ठीक है। तो यह जो है केतु के पकड़ में आ गया, ठीक है, केतु के पकड़ में आ गया। यानी कि जो सूत्र हमने तैयार किया है उस सूत्र के अनुसार राहु और केतु जो है यह जो है इसके बीच में सारे ग्रह आ गए, सूर्य सिर्फ बाहर चला गया, सूर्य जो है सिर्फ बाहर चला गया। तो यह जो है आपका काल सर्पदोष जो है नहीं बनेगा, सूत्र यही कहता है काल सर्पदोष नहीं बनेगा, भले ही उसके साथ युति क्यों ना हो जाए। अगर 18 डिग्री राहु का मंगल ये सूर्य का जो है 18 डिग्री प्राप्त हो जाए तो भी यह जो है आंशिक काल सर्पदोष बनेगा, आंशिक काल सर्पदोष बनेगा, ठीक है। ठीक है विजेंद्र जी, जी समझ में आ रहा है भगवान। हाँ भगवान बताइए। चलिए भगवान मेरा एक सवाल है, लेकिन अगर सूर्य की और मंगल की डिग्री कम है इससे क्या नाम है केतु से, तब आंशिक बनेगा या पूर्ण?
केतु की डिग्री से अगर आपका मनोरंजन गुरुदेव आ गए हैं, सभी लोगों का हैंड रेस करके स्वागत करें भगवान। नमो नमः भगवान। नमो नमः प्रभु जी, नमो नमः। हेलो हेलो जी प्रभु जी। जी गुरुदेव। हेलो नवीन जी। जी जी भगवान। जी प्रभु जी। नवीन जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हाँ, 7:45 में आप हमको फोन कीजिएगा। कक्षा का विश्राम मत दीजिएगा, हमारे आने के बाद ही दीजिएगा। 7:45 में आपको कॉल करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक। चलिए ठीक। तो सूर्य से कम, केतु से अगर डिग्री कम है तो देखिए ना भगवान, यहाँ पे मंगल की डिग्री जो है केतु से कम है ना, है? बोलिए। हाँ कम है, और सूर्य की भी अगर कम जी हो, जी थोड़ी सी भगवान। 17 हो 16 हो। सूर्य की भी कम हो जाए तो भी तो जो है आपका काल सर्पदोष बनेगा, काल सर्पदोष बनेगा। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री के अंदर में सूर्य और राहु और केतु के अंतर्गत सारे ग्रह जो है आ जा रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है भगवान। अभी ठीक है। क्लियर है? हाँ जी, अभी क्लियर है। भगवान एक सवाल है। बोलिए प्रभु जी, शिव सागर जी। जी, मीन लग्न में काल सर्प योग लगा हुआ है। ठीक है। ये राहु बैठा हुआ है कुंभ में, द्वादश भाव में, ठीक है। और केतु षष्ठ भाव में, सिंह राशि में है। हाँ चंद्रमा जो है गुरुदेव, ये आपको वृश्चिक राशि में आकर के नवम भाव में विराजमान है। ठीक है। तो क्या काल सर्प योग लगा? पुनः एक बार जो है सो अपने प्रश्न को रिपीट करिए प्रभु जी। मीन लग्न में चंद्रमा द्वादश भाव में विराजमान है कुंभ राशि में। ठीक है। केतु सिंह राशि में षष्ठ भाव में विराजमान है। केतु सिंह, ठीक है। राहु मंगल द्वितीय भाव में है, हाँ मेष राशि में। हाँ। सूर्य शुक्र तृतीय भाव में, वृश्चिक राशि में। भगवान राहु और केतु का डिग्री बताइए, बाकी ग्रहों का हम चर्चा करते हैं। केतु को में बता। राहु का डिग्री 40 है। राहु का डिग्री 40, डिग्री 40 नहीं जी, कला होगा 40। 40 कैसे होगा? 30 डिग्री का एक ग्रह का होता है, 40 में ही कला होगा। और मैं आपको देख के बताता हूँ, ठीक है? आप बताइए, मैं क्लियर करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सभी लोगों को? बताइए, ये एक बात समझ में आई ना जो मैंने समझाया? जी भगवान आ गया। जी चलिए, अब शिव सागर जी का एक प्रश्न है, शिव सागर जी का लेते हैं, ठीक है? गुरुजी। हाँ प्रभु जी बोलिए। जैसे गुरुजी, अगर ये राहु सेकंड भाव में है और यहीं पे राहु के साथ कोई ग्रह बैठ जाता और डिग्री उसका 17 से 18 से कम रहता तो भी काल सर्पदोष बनेगा ना गुरुजी? हाँ प्रभु जी, 18 से कम रहेगा तो वो उसके पकड़ में आएगा। 18 से ज्यादा होगा तो वह जो है आपके बाहर चला जाएगा। ठीक है जी गुरुजी। क्योंकि उसका संचरण जो है अगली राशि में हो रहा है ना। बोलिए। जी गुरुजी। जी भगवान। चलिए, अगला प्रश्न शिव सागर जी का लेते हैं, फिर कुछ लोगों का क्लियर होगा। पहले काल सर्पदोष हम लोग पूर्णतः समझ ले, ठीक है? तत्पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। मीन लग्न की कुंडली शिव सागर जी ने बताई, हमने मीन लग्न जी जी। ग्रहों को बताएं प्रभु जी। द्वादश भाव में राहु विराजमान है। द्वादश भाव में राहु कुंभ राशि में विराजमान है, ठीक है जी। द्वितीय भाव में मंगल है। द्वितीय भाव में? जी, द्वितीय भाव में मेष राशि में मंगल, ठीक है। जी, मंगल। आगे? तृतीय भाव में सूर्य और शुक्र है। सूर्य और शुक्र, ठीक है। चतुर्थ भाव में बुध शनि। चतुर्थ भाव में बुध और शनि। पंचम भाव में बृहस्पति। पंचम भाव में बृहस्पति। षष्ठ भाव में केतु। षष्ठम भाव में केतु। और नवम भाव में चंद्रमा वृश्चिक राशि के विराजमान है। चंद्रमा, जी ठीक। हमने कहा है सबसे पहला जो उदित और अनुदित की कल बात कर रहे थे, ठीक है?
तो हमने कहा राहु केतु के बीच में, राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह चले आए तो यह जो है काल सर्प दोष योग का निर्माण होता है, जो कि उदित काल सर्प दोष, उदित काल सर्प दोष है। ठीक है ना? जी भगवान। जी भगवान। अब आप बताइए भगवान कि राहु कुंभ राशि से मकर राशि की ओर संचरण करेगा। जी बोलिए। जी जी। मकर राशि की ओर चलेगा तो क्या मकर राशि से सारे ग्रह जो है तो विराजमान है केतु की तरफ? बोलिए। बस चंद्रमा है भगवान, सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा है, तो क्या ये काल सर्प दोष निर्माण करेगा? नहीं गुरुदेव, नहीं, ये तो हो ही नहीं रहा काल सर्प, ये तो काल सर्प बन ही नहीं रहा भगवान। तो ये काल सर्प दोष कहाँ से आएगा प्रभु जी? सिर्फ राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाएं, इसका मतलब ये राहु की अगर गति, राहु की गति सारे ग्रह बाहर निकल गए ना उनसे, चंद्रमा पकड़ में है इसके। अगर डिग्री बल उसका अगर ज्यादा होगा तो भी नहीं पकड़ में आएगा, वहीं से भी आएगा। उल्टा हो गया ना। राहु और केतु के मध्य में, राहु की गति ऐसे थोड़ी है, राहु की गति ऐसे है, घड़ी की सुई की तरह, वक्री है। ये जितने ग्रह है मतलब राहु और केतु के पृष्ठ भाग में, पीछे के भाग में है, कहने का तात्पर्य है। राहु की गति क्या है? राहु क्या मकर कुंभ राशि से मीन राशि की ओर संचरण करेगा? बताइए। नहीं, मकर राशि की ओर संचरण। तो क्या राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ रहे हैं? बोलिए। नहीं भगवान, नहीं गुरुदेव, नहीं आ रहे गुरुदेव, नहीं आ रहे। तो ये काल सर्प दोष का निर्माण नहीं है, जिसको इसको एक कैटेगरी दी गई। क्या दी गई है? अनउदित काल सर्प दोष, अनउदित काल सर्प दोष। तो उदित काल सर्प दोष का दोष लगता है, अनउदित का नहीं लगता है। आगे हम बताएंगे। ठीक है, चलिए देव जैमिनी जी प्रश्न भगवान। ये अनुदित कहाँ हुआ भगवान? जी प्रभु जी, ये तो अनुदित नहीं, ये तो अनुदित हुआ नहीं ना। अनुदित अनुदित काल सर्प दोष हुआ ना, चंद्रमा है ना बीच में। कैसे है? अनुदित तो नहीं, ये तो काल सर्प कोई भी नहीं बन रहा गुरुजी। काल नहीं, लेकिन इसका कैटेगरी दिया गया है प्रभु जी। कैटेगरी का मतलब है कि केतु से, देखिए जब उदित और अनुदित की बात हुई थी तो गुरुदेव ने बताया था केतु से अगर राहु की ओर बनता है तो यह जो है अनुदित काल सर्प दोष बनता है, जिसका कोई जो है सो वैल्यू नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज है कि ये काल सर्प दोष बन नहीं है क्योंकि चंद्रमा जो है सो फिर गिरफ्त से बाहर है। अगर चंद्रमा यहाँ की बजाय अगर यहाँ पर चंद्रमा हो जाता है, हाँ तब बनेगा। तो ये अनुदित बनेगा, तब ये अनुदित है भगवान। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ, उस समय तो नहीं था। जी जी। चंद्रमा के यहाँ पर सिर्फ विराजमान होने से यह जो है किसी प्रकार के काल सर्प दोष का निर्माण ही नहीं हुआ। ठीक है भगवान, यही मैंने निवेदन किया था कि चंद्रमा गलत जगह चले गए हैं, चंद्रमा इधर आएंगे तब अनुदित बनेगा ये। हाँ, वो चंद्रमा का ध्यान नहीं रहा। चलिए, बीच में आएंगे तब। शिव सागर जी, कंसेप्ट क्लियर हुआ? जी गुरुदेव। चलिए देव जैमिनी जी प्रश्न करें। देव जैमिनी जी। जी गुरु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया कि राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह होंगे तो काल सर्प तो बन जाएगा। बिल्कुल जी प्रभु जी। आवाज आ रही है? इसका मैं अपोजिट करूं कि राहु के बीच में सारे ग्रह हों तो क्या काल सर्प जो बनता है क्या? तो भगवान वही तो अभी बताया ना, केतु से राहु की ओर यदि ग्रह सारे ग्रह आ जाते हैं तो ये उदित काल सर्प दोष होता है, जिसका जातक पे कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है जी, बहुत बहुत अच्छा। ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था इसमें ना। हाँ, देखिए अभी इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग सबसे पहले कुंडली देख के ये जान सकें कि क्या काल सर्प दोष होता क्या है। अगर इस जातक की कुंडली में ग्रह की स्थिति है तो क्या काल सर्प दोष लगा कि नहीं लगा? जी ठीक है। हाँ जी। तो इस कंसेप्ट को क्लियर होना जरूरी है, नहीं तो सारा जो है फिर वही प्रभाव हो जाएगा।
जी जी राहु केतु मंगल शनि इनको कुंडली से हटा दिया जाए तो ब्राह्मणों का चूल्हा बंद हो जाएगा, जो सिर्फ कर्मकांड से करने वाले हैं। सही बोलिए। बात। और किन्हीं का कोई संशय यदि दूर हो रह गया हो राहु केतु से संबंधित तो प्रश्न करें प्रभु जी। बोलिए ऋषि जी, आपका कुछ संशय था जी। आनंद जी बोलिए। जी गुरु जी, मेरा ये था, जैसे आपने राहु के साथ या केतु के साथ कोई ग्रह बैठा हो उसी घर में, तो काल सर्प योग डिग्री के आधार पे होगा या नहीं होगा बोला आपने। डिग्री मतलब कैसे देखेंगे हम, कि जैसे एक से लेके ऊपर देखेंगे या बलाबल में जैसे 5 आपने अवस्थाएं दी, अवस्था के आधार पे बलि होगा, क्या होगा गुरु जी, बता दीजिए थोड़ा। बलि, हाँ बलि देखते हैं। देखिए राहु और केतु, सबसे पहले तो किसी भी ग्रह के अंतर्गत हम देखेंगे राहु से केतु की ओर, तो राहु की गति क्या है, इधर से चलेगा। अगर यहाँ पे राहु विराजमान है तो इधर की ओर प्रस्थान करेगा ना राहु। बोलिए। जी गुरु जी, जी जी हाँ ठीक है गुरु जी। इसकी गति इधर से होगी, तो इस राहु से केतु के अंतर्गत सारे ग्रह इस साइड में विराजमान होने चाहिए, तब यह जो है सर्पदोष का निर्माण होगा। अच्छा, दूसरी बात है कि मान के चले कि ग्रह आ गए, कुछ ग्रह केतु के साथ में आ गए, कुछ ग्रह राहु के साथ में आ गए, ठीक है। तो केतु के साथ में आ गए ग्रह, कुछ राहु के साथ में आ गए, तो अब हमको उसको डिग्री बल सबसे पहले देखना है, क्योंकि सबसे पहले कॉन्सेप्ट वही है कि 180 डिग्री के अंतर्गत, ठीक है। राहु अगर यहाँ पर विराजमान है तो राहु इधर से इधर की ओर चलेगा, ठीक है। तो इस पे विराजमान है कि नहीं, यह जो है इस एक्सिस पर विराजमान है कि नहीं। अगर इस एक्सिस चला आता है तो भगवान यह काल सर्प दोष नहीं बनेगा। अगर एक्सिस पे ही विराजमान है, ये ध्रुव पर ही विराजमान है, ठीक है, ध्रुव पर ही विराजमान है, तो भी हम देखेंगे कि वो जो छोटी सी लाइन है जो इस भाग को अलग कर रही है, वो किसके अंतर्गत आ रही है। अब हम यहाँ पर डिग्री बल देखेंगे। सबसे पहला डिग्री बल यह बताएगा कि उस राशि के अंतर्गत कितना है, तो डिग्री बल ही यहाँ पर काम करेगा, ठीक है ना। डिग्री बल ही काम। तो सबसे पहले तो राहु का अंश हम देखेंगे। अगर राहु का अंश मान के चलिए कि 24 अंक आ गया, केतु का भी 24 अंक आएगा जी गुरु जी। अब 24 अंश से कम आएगा, किसी भी ग्रह, कोई भी ग्रह विराजमान है 24 अंश के इधर आएगा, तो यह जो है क्या बना, काल सर्प दोष, ठीक है। काल सर्प दोष बनाएगा 24 डिग्री के कम, यानी कि 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 पूरा, ठीक है जी गुरु जी। अच्छा, अब यहाँ पर बैठ गया, ठीक है, लेकिन डिग्री बल जो है सो इसका जो है सो चले गया। डिग्री बल कितना हो गया, 25, ठीक है जी गुरु जी। तब हम यह देखेंगे कि वह ग्रह कहीं बकरी तो नहीं है। ऐसा प्रश्न तो आप लोगों ने पूछा ही नहीं, मुझे अपेक्षा थी ऐसे प्रश्न को पूछने के लिए कि राहु तो भगवान बकरी है, कोई अन्य ग्रह भी आ जाए और वह भी बकरी हो जाए, हो सकता है ना प्रभु जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल। मंगल, गुरु, शुक्र, ये यदि बकरी हो जाए, ये यदि बकरी हो जाए और इसी के साथ विराजमान हो जाए, तब ऐसी भी तो परिस्थिति हो सकती है। बिल्कुल गुरु जी, सकते हैं। तब क्या करेंगे, तब तो काल सर्प बनेगा, डिग्री भले ही ज्यादा हो ग्रह की। हाँ, तो काल सर्प बनेगा, उसकी गति देखेंगे, क्योंकि राहु और केतु की गति कम है, बाकी ग्रहों की गति जो है सो ज्यादा होगी, है ना जी। ग्रह की गति के अनुसार देखेंगे तो सबसे पहला जो है, फिर भी हम डिग्री बल को ही मानेंगे। अगर 25 डिग्री पर बलि है, बकरी हो गया, 25 डिग्री पर बकरी हो गया, ठीक है, तो ठीक है, फिलहाल तो जो है सो नहीं बन रहा है, लेकिन यह अभी आंशिक काल सर्प दोष बनेगा। क्यों, क्योंकि ग्रह जो है बकरी है। 26 डिग्री पर बना दिया वो भी हम मानेंगे, क्योंकि बाकी ग्रह की गति राहु और केतु से थोड़ा कम होगी, है ना, ज्यादा होगी, कम नहीं ज्यादा होगी। राहु की गति कम है, केतु की गति भी कम है, लेकिन बाकी ग्रह की गति थोड़ी सी बढ़ जाएगी। गति में आप लोगों ने देखा है, ठीक है जी जी, है ना जी गुरु जी। तो ये सारी चीजें जो है हमको देख के ही चलनी है, तभी हम निर्णय करेंगे, ठीक ना। चलिए, भार्गव जोशी जी कुछ प्रश्न कर रहे हैं, बोलिए प्रभु जी। जी गुरुदेव,
अन्य ग्रह जो है राहु केतु तो सदैव वक्री चलते हैं, लेकिन जी आपने पूर्व में बताया था कि दूसरे जो ग्रह है जब वक्री होता है तो उनका जो मार्ग क्रमण है, जो परिभ्रमण है, वो सीधा ही होता है, ना कि उल्टा होता है। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर आपने अभी जो उदाहरण दिया तो उसमें ये थोड़ी ना बटेगा कि काल सर्प दोष नहीं कैसे निर्माण। भगवान देखिए, इस चीज के साथ में बकरी होने का मतलब क्या है, उसकी गति धीमी हो जाती है, भचक कर आगे निकल जाता है। मैंने यह भी बताया था ना, बोलिए। जी जी इसी भचक्र के अंतर्गत। तो अब यह बताइए कि अगर वह पीछे की ओर नहीं चल रहा है, ठीक है, तो भगवान यह बताइए कि अगर उसका डिग्री 25 है तो अगले दिन 24 कैसे आया, अगले दिन उसके 23 कैसे आया, 22 डिग्री कम हुआ, उसका तो बढ़ना चाहिए था ना। जी बिल्कुल। तो ये कम होते चला आ रहा है, तो कम होते चला आ रहा है, तो यह जो है आपको वहां पर बैठने मात्र से ही जो है आपको वहां पर आंशिक काल सर्प दोष ले आएगा, ठीक ना। जी गुरुदेव, जी हरि जी बोले। आंशिक के बारे में भी बताइए थोड़ा। हाँ, आंशिक के बारे में ही बता रहे हैं। चलिए, हरि किशन जी फिर कुछ कह रहे हैं शायद, बोलिए हरि किशन जी, आपका भी यही प्रश्न है क्या? नहीं, बहुत थोड़ा दूसरा प्रश्न है कि जन्म कुंडली के जन्म के समय जो भी स्थिति है हम उसी को मान के सोच सकते हैं ना कि कालसर्प दोष है, यानी बाद में आगे चले जाएगा या पीछे चले जाएगा, नहीं वो नहीं सोच। नहीं, जन्म समय की जो स्थिति होती है वह उस समय ग्रह जो है जातक पर अपना प्रभाव जो है, किस परिस्थिति में जातक का जन्म हुआ, ठीक है, किस परिस्थिति में जातक का जन्म हुआ। कभी कभी आप देखेंगे जब हम गोचर वगैरह इत्यादि का जब प्रकरण चलाएंगे, अभी इसके बाद गोचर प्रकरण नहीं चलेगा, तो हम देखेंगे कि ऐसा होता है कि कोई भी जातक जो है वह काल सर्प दोष के अंतर्गत नहीं, लेकिन गोचर के अंतर्गत, गोचर कुंडली के अंतर्गत उसको काल सर्प दोष लगा हुआ है, ठीक है, गोचर के अंतर्गत। तो गोचर के अंतर्गत काल सर्प दोष लगा हुआ है, तो वह, अब आप ऐसा समझिए कि कोई एक जातक है, ठीक है, कोई एक जातक है या कोई जीव है जो एक सर्प के गिरफ्त में है, सर्प के गिरफ्त में है, ठीक है, तो क्या वो अपना स्वाभाविक जीवन जी सकता है? बोलिए, नॉर्मल जीवन नहीं जी सकता वो। उसको तो सबसे पहला भय रहेगा। और भय किसे लगा रहेगा? हम और आप जो है शिक्षित हैं, तो ये चीजें समझ में आती है कि हमारा भय किसके खिलाफ है, समाज में मान मर्यादा प्रतिष्ठा, हमारा रोजगार, सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था इत्यादि का जो है सो लोभ मोह मद यह रहता ही है किसी भी जातक को, कोई भी जीव को। उसी तरह बाकी जो हमारे जीव हैं जिनको हम पशु बोलते हैं, ठीक ना, पशुओं को क्या रहता है? आहार और जीवन। पशुओं को किस चीज की आशा रहती है? आहार और जीवन। इसके अतिरिक्त जो है सो संभोग है ना, इसके अतिरिक्त, लेकिन उसके लिए वह उनका उस समय की परिस्थिति डिपेंड करती है। लेकिन अधिकतर तो जीवन भर संघर्ष किस लिए करते हैं? कोई भी पशु आहार और जीवन, इसी के लिए संघर्ष करते हैं। अब जब स्थिति नजर आती है तो उसे क्या करते हैं? लड़ना चाहते हैं, लड़ के निकलना चाहते हैं, किसी तरीके से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन वह गिरफ्त जो है उनको छोड़ता नहीं है। प्राणियों पे अगर हम ऐसा कहें तो वह क्या करेगा? यत्न करेगा ना, क्या? उस काल सर्प दोष से हटने की, लेकिन वह जो है तो उसको छोड़ नहीं रहा है। तो उसको जिस जगह पर काल सर्प दोष लगा, अभी हम द्वादश भावों पर चर्चा करने वाले हैं कि इस भाव में अगर काल सर्प दोष लगता है, इस भाव के अंतर्गत राहु और केतु के बीच में ग्रह आ जाते हैं, तो क्या स्थिति होती है। तो वह जो है उस जातक के स्थान को, वहां पर पड़ने वाले प्रभाव, कल हमने बात की थी दृष्टि की भी, एक बार पूरा हम दृष्टि पर बात करें, ठीक है। मान के चलिए कि राहु यहाँ पर है, केतु यहाँ पर है, ठीक है, तो अब इसकी कहां कहां पर दृष्टि लगी यह भी तो देखना है। बोलिए, राहु जो है सप्तम भाव पर नजर डाल रहा है, ठीक है, सप्तम भाव पर नजर डाला, तो केतु भी यहाँ पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, तो एक दृष्टि तो दोनों की यहाँ पर हो गई, एक दूसरी दृष्टि, ठीक है, क्योंकि जिस भाव में बैठा है वहां पर भी पीड़ित करेगा और जहां पर दृष्टि डाल रहा है वहां पर भी। इसके अतिरिक्त इसकी कौन कौन सी दृष्टि होती है?
पांचवी, 1 2 3 4 5, इस भाव पांचवी और नौवीं, नौवीं और दृष्टि है, सातवीं। पांचवी नौवीं सातवीं बस। तो इस भाव को भी पीड़ित किया, तो ये राहु की दृष्टि हो गई। तो कितने भाव हो गए? 1 2 3 4। इसके अतिरिक्त केतु की दृष्टि कहाँ कहाँ पर पड़ रही है? केतु की भी पांचवी, नौवीं, ठीक है। तो 2 भाव और बढ़ गए, है ना, 2 भाव और बढ़ गए। तो यह जो है इस प्रकार से 6 भाव को इसने अपने गिरफ्त में ले लिया, ठीक है। 6 भाव अपने गिरफ्त में ले लिया राहु ने, केतु ने मिलके। अब यह जो है केतु जहां बैठा होगा तो यहाँ पे कोई राशि होगी, इसके कोई स्वामी होंगे, तो उसको भी तो पीड़ा पहुंचाएगा। बोलिए बोलिए प्रभु जी। ये भगवान, यस सर। तो दृष्टि के साथ साथ में राशि इत्यादि पे कह के हमने देखा कि राहु आधा से अधिक जो है सो घरों को अपने गिरफ्त में इसने ले लिया है, ठीक है। तो यह जातक पर कितना प्रभाव डाल सकता है ये हम सोच सकते हैं ना, अकेला राहु केतु। बोलिए जी भगवान। जी भगवान। तो इस 6 प्रकार भाव से को तो प्रभावित करता है भगवान, 6 भाव को प्रभावित करता है। पाटल एक ही आएगी क्या? को तो अपने विराजमान पाटल एक ही आएगी की दृष्टि से इसने प्रभावित कर दिया, ठीक है। इसके अतिरिक्त ऐसा तो नहीं है ना, मान के चले कि कोई ग्रह यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। यहाँ पर मान के चले कि सूर्य बैठ जाए, यहाँ पर मान के चले कि चंद्र बैठ जाए, तो चंद्र को पीड़ित किया। अब चंद्र जिस भाव पे दृष्टि डालेगा या जहां जहां पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी उस भाव में कमजोरी लाएगा कि नहीं लाएगा? ये तो पीड़ित हो गया। तो बताइए ये कितना प्रभाव डाल सकता है? अगर मान के चलिए कि इन भावों में इन भावों की दृष्टि ही ना हो और बाकी जो इतने ही भाव में बैठे हुए हैं, तो क्या जातक पर जो बुरा प्रभाव नहीं डालेगा? पाटल एक ही आएगी क्या भाई साहब? अनुज जी अपना माइक म्यूट करें, अनुज जी अपना माइक म्यूट करिए, होस्ट इनका माइक म्यूट कर दीजिए प्रभु जी। हाँ, इन भाव में अगर कोई ग्रह हो ही नहीं, इन भाव में अगर कोई ग्रह ही ना हो, सारे जो राहु और केतु की दृष्टि में ग्रह हो वहीं पर यदि हो जाते हैं तो क्या करेगा यह? बताइए कितना अशुभ प्रभाव डाल सकता है यह? अंदाजा लगा सकते हैं? पूरी जिंदगी भर दुख की बात रहेगा। तो जीवन पर्यंत संघर्ष करेगा जातक जीवन पर्यंत संघर्ष करेगा इन भावों में ना होने पर। तो इन 6 भावों को तो पीड़ित किया ही, और इसके स्वामी यदि अगर इन भाव में हो जाते हैं तो उनके भी पीड़ित कर देगा। अब यह जो है सो पराक्रम है ना, अब इस पराक्रम पर यहाँ पर दृष्टि अगर इसकी नहीं पड़ रही है, यहाँ पर हो जाए तो जिन जिन भावों पर उसका जो है सो प्रभाव रहेगा उन भावों को पीड़ित करेगा ना। आंशिक पर, हाँ आंशिक पर हम लोग पुनः चर्चा करते हैं, पुनः हम लोग आंशिक पर। आंशिक कब कब लगता है ना भार्गव जी? जी भगवान। अस्त ग्रह का भी बता दीजिए, अस्त ग्रह कोई आ जाए तो बीच में। अस्त ग्रह ही हो गया प्रभु जी, तो कोई अस्त ग्रह बाहर यदि है तो निश्चित है कि अस्त, देखिए इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए अस्त ग्रह का। अभी हम लग्न से ही बात कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य है या नहीं है कि सारे ग्रह राहु और केतु हमेशा लग्न में ही रहेंगे, है ना। यहाँ पर राहु, यहाँ से समझाने में आसानी रहती है ना। अब कोई अस्त ग्रह आ जाए, ठीक है, मान के चलिए कि यहाँ पर राहु का डिग्री जो है 18 डिग्री है। हम 18 डिग्री बार बार इसलिए ले रहे हैं कि इस डिग्री में राहु ज्यादा बलवान होता है। किशोरावस्था है ना, चाहे वह हम जी भगवान किशोरावस्था, विषम राशि लें या सम राशि लें, किशोरावस्था यानी कि काम करने की स्थिति जो है ज्यादा अच्छी होती है, राहु केतु की ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अब मान के चलिए कि अस्त ग्रह आ जाए तो सूर्य का हमने बताया था कि कितने नजदीक रहने पे कोई ग्रह अस्त हो जाता है, ठीक है ना। तो हम पहले देखेंगे, मान के चलिए कि सूर्य है और यहाँ पर कोई ग्रह जो है मान के चलिए कि 25 डिग्री में बैठ जाए,
ठीक है, 25 डिग्री में बैठ जाए तो यह जो है सो राहु की गति इधर से होगी, तो निश्चित है कि इसको दोष लगेगा। 25 डिग्री है, अस्त हो गया, अस्त हो गया तो इसका अस्तित्व खत्म, ठीक है, और डिग्री है 25 तो डिग्री से भी समाप्त हो गया, और यह जो है आंशिक काल सर्पदोष यहाँ पर भी बनेगा, लेकिन प्रभाव ज्यादा होगा क्योंकि अस्त है, ग्रह मुक्त नहीं है, अस्त है, ठीक है। दूसरा चलिए कि यहाँ पर कोई ग्रह बैठ जाए, यहाँ पर कोई ग्रह बैठ जाए, कोई भी ग्रह, सूर्य यहाँ पर ही बैठ जाए, सूर्य जो है यहाँ पर ही बैठ जाए, ठीक है, सूर्य यहाँ पर ही बैठ जाए, कोई ग्रह यहाँ पर बैठ जाए और वह ग्रह अस्त हो जाए तो भी आंशिक काल सर्पदोष लगेगा, ठीक है ना। मान के चले कि सूर्य की डिग्री हो गई 17, तो सूर्य तो जो है सो राहु के गिरफ्त में आ गया, ठीक है, और यह जो है सो ग्रह अस्त हो गया, क्यों? क्योंकि सूर्य की जो डिग्री बल है उसके आधार पर ग्रह को यहाँ पर अस्त मान लिया, है ना। बोलिए भार्गव जी। नहीं गुरुदेव, थोड़ा सर के ऊपर से जा रहा है। देखिए सूर्य जो है गुरु से कितना 13 डिग्री रहता है ना, बोलिए 13 डिग्री। बुध का कितना डिग्री है, बुध का कितना डिग्री है बताइए, कितने डिग्री पर बुध रहने पर बुध को अस्त नहीं मानते हैं। मान के चले कि कोई ग्रह जो है 18 डिग्री पे हो गया, ठीक ना, कोई ग्रह जो है यहाँ पर 18 डिग्री सूर्य का डालता है दृष्टि 18, यानी कि कोई ग्रह है यहाँ पर 5 डिग्री का, किसी ग्रह की 18 डिग्री पर सूर्य के नजदीक रहने पर वह ग्रह जो है अस्त हो जाता है। कौन सा ग्रह है? बुध ही है शायद, मंगल 17 पे होता है बाबू, मंगल। चलिए मंगल 17 पे होता है, मंगल ही मान ले कि यहाँ पर मंगल आ जाए, यहाँ पर मंगल आ जाए और मंगल का डिग्री बल कितना हो जाए 4, है ना। सूर्य यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, सूर्य का डिग्री है 17 डिग्री, ठीक है। तो सूर्य को इसने अस्त कर, मंगल को तो इसने अस्त कर दिया, मंगल को अस्त कर दिया, सूर्य खुद जो है गिरफ्त में चला गया, इसके राहु के, राहु का भी जो है किशोरावस्था, सूर्य भी किशोरावस्था, ठीक है, सूर्य भी किशोरावस्था में और राहु भी किशोरावस्था में। बल किसका ज्यादा होगा यहाँ पे? राहु का होगा भगवान। गुरुजी ये सूर्यास्त, राहु को सूर्यास्त नहीं करेगा, 18 डिग्री उसके आसपास है ना राहु, तो अस्त नहीं हो जाएगा गुरुजी राहु? तो राहु तो भगवान अस्त हो ही गया, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि राहु जो है तो यहाँ पर हो गया सूर्य के साथ में, सूर्य भी किशोरावस्था में, राहु भी किशोरावस्था में, सूर्य ने राहु को भी अस्त कर दिया, यहाँ मंगल को भी अस्त कर दिया, ठीक है, दोनों ग्रहों को अस्त कर दिया, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर आंशिक काल सर्पदोष बनेगा, ठीक है, क्योंकि राहु के गिरफ्त के अंतर्गत ही सूर्य है ना जी। बताइए प्रभु जी। जी प्रभु जी, जी गुरु जी। राहु के गिरफ्त में ही ना सूर्य है, राहु का डिग्री है 18, यह ज्यादा प्रभावी हो गया, सूर्य जो है सो 17 डिग्री पे ही है। जी उसका प्रभाव कम है तो राहु के अंतर्गत ही आ गया और मंगल को इसने अस्त कर दिया, तो यहाँ पर जो है यह जो है आंशिक काल सर्पदोष यहाँ पर भी निर्माण हो गया। अगर मंगल अस्त नहीं है तो भूल जाइए, यहाँ पर काल सर्पदोष लगा ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर मार्गी है, वक्री ना है, मार्गी है, ठीक है, तो ये जो है काल सर्पदोष लगा ही नहीं। ऊपर से मंगल वक्री होने पर भी इसका डिग्री बल जो है 18, 20, 22 हो गया, तो सोच लीजिए कि यहाँ पर मंगल जो है सो काल सर्पदोष योग का निर्माण नहीं कर रहा, बाहर हो गया, इसके एक्सिस से पकड़ से बाहर है, ठीक है जी भगवान। प्रतिक्रिया प्रभु जी। जी भगवान। भार्गव जी समझ में आया? जी बिल्कुल। अभी और किन्हीं को संशय है आंशिक और इससे संबंधित? हैंड रेज करिए प्रभु जी, हैंड रेज करिए, किन्हीं का कोई संशय है तो बोलिए।
चलिए, कोई संशय नहीं है। तो हम अब यह आशा करते हैं कि काल सर्प दोष बनने और किस प्रकार से निर्माण होता है, इन चीजों से संबंधित आप सभी के संशय दूर हुए। आशा कर सकते हैं। नमो नमः भगवान। नमो नमः प्रभु जी। मिथिलेश गुरु जी का आगमन हो गया, सभी लोग हैंड रेस करके स्वागत करें। नमो नमः भगवान। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव सभी को। नमो नमः प्रभु जी। आपकी कक्षा में आपका स्वागत है प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। थोड़ा सा हम बाहर हैं, पहुंच नहीं पाए समय से। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। और किन्हीं का काल सर्प दोष से संबंधित संशय किन्हीं का? जी अवधेश जी। अवधेश जी, कोई संशय नहीं? कोई नहीं गुरुदेव नहीं। चलिए महेश जी, कोई संशय है प्रभु जी? नहीं गुरुदेव, कोई संशय नहीं है भगवान। चलिए, तो हम यह आश्वस्त हों कि आप सभी के काल सर्प दोष से संबंधित जो है सारे संशय दूर हुए, आशा कर सकते हैं? जी गुरुदेव। ब्रजेंद्र वशिष्ठ जी। चलिए, तो गुरुदेव का आदेश था 7:45 में कक्षा को समाप्त करने का। ठीक है, सचिदा पांडे जी बोलिए प्रभु जी। मैंने भगवान कक्षा समाप्त करने के लिए नहीं था, एक बार जो है ना उनको आमंत्रित कर लीजिए, शायद वो कक्षा में कुछ बोलना चाह रहे थे। ठीक है प्रभु, तो प्रभु जी आप लोगों में से कोई भी एक उनको कॉल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो लोग जुड़े हुए हैं हम फोन करते हैं। ठीक ठीक हेलो। ठीक जी प्रभु जी। आगे गुरुदेव। नमो नमो भगवान। आप लोगों को नमो नमः। प्रणाम गुरुदेव। नमो नमो भगवान। एक मिनट माइक में घुस गए। मैं इस समय गया में भगवान विष्णु के पास में हूँ और हमारे मन में प्रेरणा आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि सनातन ज्ञान संस्थान के अध्यापक आचार्य मिथिलेश उपाध्याय जी के द्वारा जो मंत्र संहिता की कक्षा संपन्न कराई गई, इस कक्षा को अपने बहुत ही अपने व्यस्त समय निकालकर, और जो कि मंत्र संहिता में मंत्रों की अधिक संख्याएं अधिक होती है और वैदिक मंत्र प्रायः पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही सहज कार्य नहीं है, लेकिन आपने इस कार्य को पूरा किया है और आपके बताए गए मंत्रों के पढ़ने के विधि, मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का प्रयोग, उनके द्वारा बहुत लोगों का लाभ भी हुआ है। तो पहले तो सनातन ज्ञान संस्थान आपका सदैव इस बात के लिए आभारी रहेगा कि आपने जिस चीज को ठाना था कि मैं इस चीज को पूरा करूंगा, तो इस आपके इस समर्पण के लिए कोई भी आपको कुछ भी दे वो कम पड़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगा, एक मिनट राहुल जी, एक मिनट इसको रोक दीजिए, मैं बोलूंगा उस समय। तो आप लोगों के तरफ से इस कक्षा के अध्यापक नवीन जी हो गए, सब लोगों के तरफ से आपको आशीर्वाद आभार सहित एक छोटा सा, अब राहुल जी दिखाइए, आपको सम्मान पत्र कक्षा में ही समर्पित किया जाता है, इसको स्वीकार कीजिए मिथिलेश जी। और मैं चाहूंगा कि आज इस सम्मान समारोह को स्वीकार करके आप थोड़ा कक्षा में 2 शब्द अपना रखिए। नवीन जी आप इसको मिथिलेश जी को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। मैं आभारी हूं कि आपने हमें इस कार्य के लिए चुना, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा प्रभु जी। जी प्रभु जी, 1 मिनट। और कुछ अपना बताइए, आपका संस्थान के उपाध्यक्ष है नवीन मिथिलेश जी को शब्द आप और राहुल जी 2-2 शब्दों में मिथिलेश जी का आभार व्यक्त कीजिए। भगवान मिथिलेश जी का जितना जो है सो आभार मैं व्यक्त करूं उनके लिए जो है सो कम ही पड़ेगा। इन्होंने जिस प्रकार से लोगों को जो है सो शिक्षित किया है, ट्रेंड किया है, भगवान
उसके लिए तो हमारे पास में शब्द नहीं है। दूसरा चीज, जो इनके पढ़ाने की पद्धति है और इनको समझाने का जो तरीका है, भगवान उसके लिए बार बार, अनेक बार, कोटि कोटि बार इनको धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने वैदिक मंत्रों को इतनी सहजता से सभी लोगों को बताया, समझाया। भगवान इसके लिए मेरे पास तो अभी फिलहाल में शब्द कम पड़ रहे हैं। बहुत सुंदर। राहुल शर्मा जी, कोषाध्यक्ष, सनातन ज्ञान संस्थान। सर्वेभ्यो नमो नमः। देखिए भगवान, मेरे पास भी मेरे शब्दकोश में कोई शब्द ऐसा नहीं है जो मैं मिथिलेश जी के बारे में व्याख्यान कर सकूं। बहुत ही मधुर स्वभाव के, निर्मल हृदय वाले व्यक्तित्व के धनी हैं और सनातन ज्ञान संस्थान के मुख्य आचार्य भी है और उपाध्यक्ष भी है। तो बारंबार इनका धन्यवाद भगवान। और धन्यवाद देने के लिए फिर भी मैं कहूंगा कि शब्द नहीं है मेरे पास में। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि सनातन ज्ञान संस्थान के ये हनुमान जी भी है। जो बेड़ा इन्होंने उठा लिया, जो जिम्मा इन्होंने उठा लिया, उसको पूरा करते हैं। उसके लिए इनकी लगन और मेहनत वो आप सबके सामने है, जिन्होंने बिना निर्विघ्न करे मंत्र संगीता की कक्षा को समाप्त किया। और आगामी ही कल या परसों में घोषणा एक कक्षा के लिए भी हो रखी है। भगवान, मैं निवेदन करूंगा मिथिलेश जी से कि भगवान वो भी कक्षा आपको संपूर्ण हो, निर्विघ्न संपूर्ण हो। धन्यवाद भगवान। चलिए, बहुत सुंदर। अगर इस कक्षा में से कोई व्यक्ति, उपाध्याय जी, कृष्ण कुमार उपाध्याय जी। हाँ, अरुण जी, दो दो शब्दों में बोलिए आप लोग। पहले उपाध्याय जी। आनंद जी, आप एक आशीर्वाद मंत्र तैयार करके रखिएगा। जी सर, नमो नमः। और प्रभु जी, हम क्या बताएं, जो जितने अच्छी तरीका से मिथिलेश प्रभु जी ने कक्षा को चलाए और अपनी जो भी विषय था उस विषय को नियमित जो है कि एक समय के अंतर्गत ही उस विषय को पूर्ण किए। तो जितना भी आभार व्यक्त किया जाए बहुत कम ही है। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं मिथिलेश प्रभु जी को। चलिए, बहुत सुंदर। अरुण तिवारी जी। पहले गुरुदेव को मेरा प्रणाम। हमारे भी उसमें कोई शब्द नहीं है। ऐसा गुरुदेव ने कक्षा को निर्विघ्न पूर्वक अच्छे से चलाया और उस कक्षा के दौरान कोई बाधा भी नहीं आई और कक्षा को अच्छे से पूरा किया। हमारे भी शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है तो मैं क्या कहूँ, लेकिन हाँ, बहुत सुंदर आपने किया। धन्यवाद। चलिए, विजेंद्र वशिष्ठ जी। जी भगवान, मेरा तो इतना कहना है कि मैं तो 2 बार ही गया हूँ आचार्य मिथिलेश जी की कक्षा में। मैंने तो ये नोट किया था कि इनके शिक्षण में एक सहज प्रवाह है और एक इनकी जो विषय वस्तु ये दूसरों को पढ़ाते हैं उसमें तारतम्यता है, उसमें जुड़ाव है और ये सब कुछ अनुशासन के साथ में है और पूरे समर्पण के साथ इन्होंने कक्षाएं दी हैं। मैं 2 दिन नहीं गया था लेकिन उसी में मैंने ये नोट किया था और कि ये बहुत उच्च क्वालिटी की कक्षा चल रही है। और 1 दिसंबर से जब से ये शुरू हुआ है नया कोर्स अपना संस्थान के नई क्लासें शुरू हुई हैं, तो वो तो मैं देख रहा हूँ खाली जो मिथिलेश जी ने कक्षाएं दी थी वही पूरी हुई है, बाकी तो अभी तक हुई नहीं है। और तो इसलिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं और ईश्वर उनको प्रसन्न रखे और ऐसे ही वो संस्थान को आगे बढ़ाते रहें। यही मेरी शुभकामना है। बहुत सुंदर। सतीश शर्मा जी कक्षा में आए? नहीं है। चलिए, सतीश नहीं। चलिए, आनंद जी, आप वैदिक मंत्रों के द्वारा मिथिलेश जी को आशीर्वचन दीजिए सब पूरी कक्षा की तरफ से। भगवान एक व्यक्ति और है जो हमारे स्तंभ कह लीजिए उन्हें, हरिकिशन जी। चलिए भगवान, बोलिए। हरिकिशन जी से निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान अपने वाणी से 2 शब्द कहे। नमो नमः भगवान सभी को। भगवान, मिथिलेश जी के बारे में, आचार्य मिथिलेश जी के बारे में मैंने काफी सुना है। मैं कोई क्लास में जा तो नहीं पाया हूँ एक बार भी, लेकिन जैसा सुना है उसके हिसाब से मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इन जैसा शायद मंत्र संहिता के बारे में इन जैसे जानकार कोई नहीं होगा और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएं जो भी मैं लोगों से सुनता रहता हूँ उसके बारे में। तो ये हमारे स्तंभ हैं
और इनके पीछे ये सनातन ज्ञान काफ़ी उन्नति करेगा, ऐसी मेरी आशा है। और मिथिलेश जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस क्लास में, इसकी मंत्र संहिता की क्लास में सबको पढ़ाने के लिए। उन जैसा कोई शायद पढ़ा भी नहीं पाता होगा जैसा मैं आप सबसे सुनाऊं। तो संस्थान है जो उनकी इस के सहयोग के लिए बहुत बहुत आभारी रहेगा वो। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाकी लोगों की तरफ से आनंद जी आप एक वैदिक मंत्रों से आशीर्वाद दीजिए पूरी कक्षा का नेतृत्व करते हुए। आनंद भट्ट जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरु जी को प्रणाम। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। क्या कह सकते गुरु जी, आगे हमारे में कोई शब्द नहीं है। अब मैं निवेदन करता हूं आचार्य मिथिलेश जी कि 2 शब्द आप अपना हम लोगों को बताएं। आपको कैसा लगा, आपने किन किन चुनौतियों को पार करते हुए इस संकल्प को पूरा किया? आचार्य मिथिलेश जी। सर्वप्रथम सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी ब्राह्मण मित्रों को हर हर महादेव। देव, थोड़ा सा हम रास्ते में हैं, गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा व्यस्त हैं, पर हम इस सम्मान के लिए हम सनातन ज्ञान संस्थान का हृदय से धन्यवाद करते हैं। ठीक है भगवान, ठीक है भगवान। चलिए नवीन जी, आप अपना कक्षा को संचालित कीजिए। बस इसी के लिए क्षमा कीजिएगा, बीच में आप लोगों को जो बाधित किया गया, ये आवश्यक था आप लोगों को बीच में ही इसको समर्पण करने का। ठीक है नवीन जी? बिल्कुल प्रभु जी, इसके लिए कोई जो है सो समस्या नहीं है। हम लोग तो ऐसा जो है सो अपने आप को धनी मान रहे हैं कि हमने कुछ गुरुदेव को अर्पण किया है। और ठीक, आप अपने कक्षा को संचालित कीजिए। नमो नमो भगवान। नमो नमो प्रभु जी। चलिए, गुरुदेव इतने व्यस्तम समय में भी अपना समय निकाल के हम लोग के बीच में उपस्थित है, इसके लिए गुरुदेव का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार। और मिथिलेश जी को जो पूर्व में कक्षा जिन्होंने संचालित की है और सफलतापूर्वक उसका जो है संपन्न करा पाए हैं, उसके लिए भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद। नवीन जी, अपनी जो नवीन कक्षा है उसकी भी सूचना दे दीजिएगा। परसों सुबह 8 बजे से कक्षा चलेगी, नांदी मुख श्राद्ध। ठीक है प्रभु जी। पूर्णिया वाचन कुशकंडिका वगैरह की। ठीक है प्रभु जी। तो गुरुदेव की नई कक्षा सोमवार से प्रारंभ हो रही है। आप लोगों में से जो भी लोग गुरुदेव के कथनानुसार जो कक्षा नांदी मुख श्राद्ध और पुण्य वाचन, इन सभी चीजों की, साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस कक्षा में कर्मकांड से संबंधित सारे विषयों को पूर्ण किया जाएगा। यज्ञ विधान, यज्ञ करने की जो विधि है, किस प्रकार से किस पद्धति से करना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी को मिलेगी। सुबह 8 बजे से गुरुदेव की कक्षा प्रारंभ हो रही है। आप सभी से निवेदन है कि जो लोग भी इच्छुक हैं इसमें आप लोग भाग ले सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। कुछ नहीं तो कुछ सीखने की चीजें तो मिलेंगी। जी जी भगवान अगर आदेश करे तो रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, जी रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। कक्षा का लिंक किस में आएगा भगवान? सभी ग्रुपों में इसको भेजा जाएगा प्रभु जी, और आप लोग सभी उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा।